जय हिंद टू यू ऑल गाइस। जैसा कि आपको पता है, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, विश्व के बड़े से बड़ा एम्पायर, बहुत बड़े बड़े एम्पायर, जो शक्तिशाली एम्पायर थे, वो यहाँ पर आकर दफन हो गए। कोई जरिया नहीं मिला यहाँ पे शासन करने का। तो क्या ऐसी स्थिति थी इस देश में कि यहाँ पर शक्तिशाली जो राजा हुए, जो शासन हुआ, जो वंश हुए, वो यहाँ पे राज नहीं कर पाया। रशिया की बात कर लेते हैं, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं और मॉडर्न डे में यूएस की बात करते हैं। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। तो द ग्रेवयार्ड, तो हमारे विश्व में शक्तिशाली शासकों का कब्रिस्तान अगर कहेंगे तो वो हम कहेंगे अफगानिस्तान को। वहां के मुश्किल भरे हालात, मुश्किल भरे टेरेंस, जो टेरिटरी है, पहाड़ है, पंजशीर की पहाड़ियां, हिंदू कुश की पहाड़ियां, ऐसी पहाड़ियां हैं जिसमें जो ये लड़ाके, तालिबान लड़ाके थे, ये वहां पे छुप जाते थे और यहाँ पर जाना सेना के लिए एक बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से ये बोल सकता हूं मैं, डिफिकल्ट टास्क होता था। तो यहाँ पे आपने अब आगे समझना है, ये जो आपका अफगानिस्तान एक मैप है, ये पहली बात तो आपको पता है एशिया को हमने 5 भागों में बांटा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो एशिया को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। तो ये 5 भाग कौन से हैं? पहला तो है आपका सेंट्रल एशिया, फिर हो गया आपका नॉर्दर्न एशिया। अगर हम इसको 6 भाग में ले लेते हैं तो नॉर्दर्न एशिया भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एशिया हो गया, जिसको हम ईस्टर्न एशिया भी कहते हैं। फिर हो गया आपका वेस्टर्न एशिया, जिसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। फिर हो गया आपका सेंट्रल एशिया, फिर हो गया आपका सदर्न एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया के तहत एक देश है। ये आपका, एक तरीके से मैं ये बोलूं तो ये साउथ एशिया में भी एक तरीके से किसी हद तक ये आ जाता है। तो कई बार इसे साउथ एशिया में पढ़ते हैं, कई बार इसे सेंट्रल एशिया में भी पढ़ा जाता है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो प्रमाणित स्रोत है, जो विकिपीडिया एक तरीके से, या फिर कोई और ऐसा स्रोत है जहां पर इस बारे में बताया गया है, तो वहां पे ये कहा गया है कि ये जो पर्टिकुलरली इसका जो उद्भव है वो आप सदर्न एशिया में मानेंगे। गवर्नमेंट साइट में भी यही कहा गया है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ये मान सकते हैं। अफगानिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो ये हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया आपका उज्बेकिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये हो गया आपका यहाँ पे पर्टिकुलरली पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इसकी रेखा लगती है, और यहाँ पे हो गया ईरान। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5। लेकिन भारत का भी एक छोटा सा स्थान है जो कि पीओके में पड़ता है, 106 किलोमीटर लंबा। वहां पर भी इसकी ये पर्टिकुलरली ये जो लाइन है, ये है भारत की लाइन। यहाँ पे ये इंडिया है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि इंडिया से भी इसकी सीमा रेखा लगती है। हालांकि वो एरिया अब हमारे पास में नहीं है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इसकी सीमा लगती है वो पाकिस्तान से लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दूसरी ये भी है, जो यहाँ पे एक रिवर है, अमू दायरा रिवर, ये पर्टिकुलरली ये उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से कई हिस्सों में एक सीमा रेखा बनाती है। जैसे कि आपको पता है जो चेनाब है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरुआत में क्या बनाती है, कई हिस्सों में भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है कि भाई नदी के उस पार भारत, नदी के इस पार एक तरीके से वहां पे पाकिस्तान, इस तरफ भारत, ठीक है। तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है, इसके नाम क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो होली सी जिरगा, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, जिसमें आपको 250 मेंबर मिलेंगे, इसमें 249 इलेक्टेड होंगे और एक आएगा नॉमिनेट होकर। मैशरानो जिरगा, मैशरानो जिरगा यहाँ की क्या है? हाउस ऑफ एल्डर्स। 2 हाउस है, जैसे कि भारत में बाइकैमरलिज्म वहां पर भी देखने को मिलता है आपको, जैसे कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से वहां पर आपका हो गया होलेसी जिरगा और मैशरानो जिरगा। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, दैट इज दारो एंड पश्तो। दारी भी बोलते हैं उसको, दारी एंड पश्तो। पश्तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग बोलते हैं, दारी उसके बाद सेकंड नंबर में आती है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं, दैट इज काबुल। करेंसी, करेंसी हो गई इसकी अफगान अफगानी। बॉर्डर जो भारत के साथ इसका जुड़ता है उसे हम बोलते हैं डोरन लाइन, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान पहले भारत का ही एक भाग था। तो पाकिस्तान जब भारत था तब वहां पर डोरन लाइन नामक अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा खींची गई थी, जिसको डोरन लाइन कहते हैं, क्योंकि डोरन के नाम के व्यक्ति ने ही उसको एक तरीके से डिमार्केट किया था। इंडिपेंडेंस डे कब होता है इनका? तो ये होता है 19 अगस्त 1919। तो ये याद करना भी काफी है। 1919 आपको 3 जगह में दिख रहा है। तो 19 अगस्त 1919 को इनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान
कि कोई कोस्ट लाइन नहीं है तो ये क्या हो गया, लैंडलॉक रिवर होगी, लैंडलॉक एक देश हो गया। लैंडलॉक देश क्या होता है, जिसकी कोई भी सीमा किसी भी ओशन से नहीं लगती है, तो ये हो गया आपका लैंडलॉक। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिवर है जिसे हम बोलते हैं हेलमंड रिवर। ये हेलमंड रिवर पर्टिकुलर गजनी से निकलते हुए ये यहाँ तक जा रही है, तो ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी रिवर है। जैसे भारत की गंगा है उसी प्रकार से हेलमंड रिवर यहाँ पर है। अमू दायरा, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, अमू दायरा जो एक रिवर है, ये अफगानिस्तान के तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये दिख रहा है आपको, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनसे कई हिस्सों में क्या बनाती है, एक सीमा रेखा बनाती है। तो एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे एक गेम होता है बुजकाशी। ये बुजकाशी में क्या होता है कि पर्टिकुलरली लोग एक तरीके से घोड़े में चढ़े होते हैं, खेल रहे होते हैं, और इन्हें क्या करना होता है कि एक गोट है उसको कैच करना होता है, एक गोट दौड़ रही होती है उसको पकड़ना होता है। जैसे कि आपने देखा है पोलो, जैसे कि आपने पर्टिकुलरली हॉर्स पोलो देखा होगा, वहां पे उस बॉल को पकड़ना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बकरी होती है जिसको उस मैदान में छोड़ दिया जाता है, और बुजकाशी में पर्टिकुलरली वो लोगों को उस बकरी को कैच करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज की बात क्या कहते हैं, जब काबुल फॉल हुआ, काबुल फेल बोलते हैं ना हम उसको, काबुल फेल का मतलब है ये हो गया आपका 14 अगस्त। ठीक है, तो ये 15 अगस्त भी आप इसे बोल सकते हैं, भारत आजादी का दिवस मना रहा था, और वहां पे कई लोग बंदिशों में आ रहे थे, आपने देखा था, लोग छोड़ रहे थे अपना देश। कई लोग तो एरोप्लेन के टायर में चिपक के भी जा रहे थे, कई लोग वहां पर ऊपर से गिर रहे थे, जीवन की कोई वो नहीं थी, वहां पे बम फूटा, 200 लोग मरे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के आसपास यहाँ पे काबुल पे जब तालिबानियों ने चढ़ाई कर दी थी, तो यहाँ पे जब काबुल फॉल हुआ, तो यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं अमरुल्ला साले, ठीक है, ये खुद पंजशीरी है। पंजशीरी एक वहां पे प्रांत है, तो पंजशीर में चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रांत है यहाँ पे पंजशीर वैली, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड करा, दैट इज पंजशीर वैली। ठीक है, यहाँ पे अहमद मसूद, इनके पिता मसूद जो थे वो बहुत ही बड़े एक तरीके से वहां पर रिवोल्यूशनर थे, तो उनके जो बेटे हैं अहमद मसूद, यहाँ पर इनकी पंजशीर वैली में इनकी काफी कमांड है, अच्छी कमांड है। यहाँ पे इनकी एक पीस कीपिंग फोर्स भी है, तो 5-6 हजार लड़ाके हैं उसमें कुछ। तो यहाँ पर जो अमरुल्ला साले थे, ये गए भागकर पंजशीर वैली में, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले थे। तो यहाँ पर जाकर इन्होंने अमरुल्ला, ये जो है यहाँ पे अहमद मसूद, इससे हाथ मिलाया और बोला कि हम काबुल जो हमारे क्या है एक तरीके से पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है तालिबान है, इनसे हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो हालांकि ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर बॉम्ब फायरिंग कर दी। आर्मी का मतलब है यहाँ पे एयरफोर्स जो आई थी उसने यहाँ पे बॉम्ब शेल करा था, इसके वजह से ये लोग कमजोर पड़ गए, और तालिबान ने यहाँ पर 4 दिन में क्या कर दिया था, इसको भी एक्वायर कर लिया था तालिबान ने। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये भागकर कहाँ चले गए, फिर ताजिकिस्तान में चले गए थे। ये जो अमरुल्ला साले थे, ये एक तरीके से क्या था, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया था, क्योंकि आपको पता है जो घानी थे वो चले गए थे देश छोड़कर। बोला जाता है कि अभी ओमान में है, पूरा पैसों से भरा हुआ हेलीकॉप्टर लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, पर्टिकुलरली वो गए थे यहाँ से। ठीक है, तो वो अभी ओमान में है, इस चीज की कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या रही, एक नाम सुना होगा आपने, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपने सुना होगा नाम, 1961। ये 1961 का जो दिन है, ये होता है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस पानीपत के बैटल में, ठीक है, इस पानीपत के बैटल में ऐसा ही कोई घर बचा होगा मराठा का जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु ना हुई, इतने लोगों का इसमें नरसंहार हुआ था। थर्ड बैटल, यानी कि अब इसमें बोल सकते ट्रिपल अलायंस ऑफ मराठा, और कुछ एक तरीके से राज्य जो मराठा को साथ दे रहे थे, और अहमद शाह अब्दाली यानी कि जो अफगान नेता था, अफगान शासक था, इसने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत में मराठाओं ने रोका, उनके साथ 3 और थे, यानी कि अलायंस बना के, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने मराठाओं को हराया। तो अहमद शाह दुर्रानी, क्योंकि दुर्रानी इसका क्या था, पर्टिकुलरली वंश था, अहमद खान भी बोलते हैं उसको, अहमद खान दुर्रानी। तो दुर्रानी वंश ये 1747 में ये शासक बनता है, इसीलिए इसको वहां पे फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, जैसे कि भारत में गांधी जी को कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अफगान एम्पायर, अफगान क्षेत्र का क्या बोलते हैं, संस्थापक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने समझना है, क्योंकि ये जो है अहमद शाह अब्दाली, ये वापस भारत से गया, बहुत पैसा लूट के गया, अफगानिस्तान को क्या बनाया, इसने समृद्ध बनाया। इसके बाद इसका बेटा आता है जिसने वहां पे शासन किया, खुर्रम एक तरीके से जो नाम है पर्टिकुलर इसके बेटे का है। तो यहाँ पे आप इस चीज को सोच सकते हो कि ये हिस्ट्री से भी हमारी इंडिया की कोरिलेट करता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से आप याद रखेंगे। तालिबान आपने बहुत एक नाम सुना होगा, ये एक सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट था। तालिब का मतलब होता है
स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का अभियान। तो ये अफगानिस्तान में स्टूडेंटों का एक तरीके से क्या था, मूवमेंट था। अब ये बोलते थे कि हम अफगानिस्तान में क्या लेके आएंगे, शांति लेके आएंगे, सुरक्षा लेके आएंगे, इस्लामिक लॉ लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो देश आ रहे हैं पर्टिकुलरली वो अपना खुद का ट्रेडिशन ला रहे हैं, हमारा ट्रेडिशन खराब हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने राज भी किया। 1996 से 2001 के बीच में 5 साल तक तालिबान की गवर्नमेंट रही भी वहां पर। इससे पहले भी वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और इसके बाद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। किसकी सहायता से? नाटो की सहायता से। नाटो कौन है? ठीक है, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की एक सेना भी होती है। तो 2004 में हामिद करजई यहाँ के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी कि जिसको लोगों ने चुना था। हालांकि इनके बाद इन पे इलेक्शन फ्रॉड का भी एक तरीके से यहाँ पे केस करा गया था, इनके ऊपर एक जुर्म लगा था, एक तरीके से अपराध माना गया था इनका। तो हामिद करजई इनके पहले क्या है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। अब 2014 में दूसरे यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएस असिस्टेंट। तो यहाँ पे आता है अशरफ घनी, ये बनते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। और ये डेमोक्रेटिकली पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर किसी दो एक तरीके से कंट्री ने एक दूसरे को डेमोक्रेटिकली क्या दिया हो, शासन दिया हो। जैसे कि आप ये बोल सकते हो, जैसे भारत में क्या है, भारत में डेमोक्रेटिक है, तो कभी यहाँ पे कांग्रेस, कभी भाजपा, तो ये सब क्या होता है, डेमोक्रेटिकली होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा पहले नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली टेररिज्म बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अभी वर्तमान में कौन है यहाँ पे जो लीडर है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जिनको खुद को बोला है, तो वो है अखुंदवाजा। ठीक है, हिबातुल्लाह अखुंदवाजा अभी पर्टिकुलरली वहां पे प्रेसिडेंट है, और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वहां पे हसन अखुंद। ये आपने दोनों नाम याद रखना है, जो कि 7 सितंबर में इन्होंने अपना ऑफिस टुक कर लिया था एक तरीके से। यहाँ पे आप तालिबान का पूरा स्ट्रक्चर समझिए आप। तो जो इसके फाउंडर थे, ठीक है, हालांकि इन सब की जो पर्टिकुलरली यूएन के हिसाब से ये फोटो है, तो ये हो गए मौलवी हिबातुल्लाह अखुंदवाजा। ये अखुंदवाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है तालिबान का। तो ये फॉर्मर तालिबान चीफ था, चीफ जस्टिस बोल सकते हैं ना, इस्लामिक चीफ जस्टिस बोल सकते हो, लीडर था 2016 से। अभी ये जीवित है या नहीं है इसकी कोई भी खबर नहीं है। तो ये अखुंदवाजा पर्टिकुलरली ये इतना आपको यहाँ पे न्यूज में नहीं मिलेगा। हालांकि सबसे ज्यादा न्यूज में आपको ये मिलेगा मुल्ला अब्दुल घानी बरादर, ये काफी न्यूज में रहता है। अब ये क्या करता है, जो तालिबान की जो पर्टिकुलरली ऑफिस है वो दोहा से चलता है उनका ऑफिस। तो दोहा में जो भी इनके एक्सटर्नल अफेयर्स के एक तरीके से कोलैबोरेशंस होता है, मीटिंग्स होती है, सारी की सारी यही क्या करते हैं, एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये को फाउंडर है तालिबान के, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ऑफिस है दोहा में, उसका पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का, ये उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये जो पर्टिकुलरली मुल्ला उमर था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मुल्ला उमर का ये बेटा था, जो कि यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कमांडर है आपके तालिबान का। अब यहाँ पे सिराजुद्दीन हक्कानी, ये आपने एक देखा हुआ हक्कानी नेटवर्क, ये हक्कानी नेटवर्क एक टेररिस्ट पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे तो मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पर्टिकुलरली किसका, तालिबान का है। हक्कानी नेटवर्क ये पर्टिकुलरली इसका लीडर है, ठीक है। मुल्ला अब्दुल हकीम, जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस होते हैं वैसे ही इस्लामिक लॉ और जो इनकी दोहा में टीम है उन सब का ये चीफ जस्टिस है। वर्तमान में जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, कानूनी स्ट्रक्चर है, वो ये देखता है, ठीक है। अब लीडरशिप में क्या है यहाँ पे, रहबारी शुरा एक तरीके से इनकी काउंसिल है, जिसमें आपको 26 मेंबर मिलेंगे। सारे के सारे जो फैसले होते हैं इनके द्वारा लिए जाते हैं। और इनके कुछ कमीशन भी है, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और 13 अदर एक तरीके से इनकी क्या है कमीशंस हैं, जो कि यहाँ पे इनका पॉलिटिकल ऑफिस है दोहा। यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करा जाता है, इन सभी के ऊपर बातचीत करी जाती है। तो तालिबान, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अब हुआ क्या था, जो इस्लामिक रिपब्लिक था, ठीक है, पहले ये देश का नाम क्या था, इस्लामिक रिपब्लिक, आज की डेट में इसका नाम क्या हो चुका है, इस्लामिक अमीरेट। तो 2001, जैसे कि आपको पता है 9/11 2001 में अल कायदा के 2 एरोप्लेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आक्रमण एक तरीके से वहां पे क्रैश कर दिया था। तो वहां पे बहुत से यूएस नागरिकों की मृत्यु हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए यूएस ने बाकी पर्टिकुलरली अफगानिस्तान में उस टाइम छुपा हुआ था ये जो आपका ओसामा बिन लादेन है। तो ओसामा बिन लादेन उस समय अल कायदा का हेड था। तो इन्होंने उसको मांगा तो वहां पे वो मिला नहीं, तो ये इन्होंने पर्टिकुलरली अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी। अब क्या था, ये जो तालिबान था, तालिबान भी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अल कायदा भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को हम साथ रिलेट कर सकते हैं। तो वहां पे तालिबान के शरण में था ओसामा बिन लादेन। तो यहाँ पे यूएस की फोर्स जाती है और तालिबान को पूरा जड़ से हटा के फेंक देती है। कहाँ से, इनको पीछे कर देती है पूरा यूएस से, अफगानिस्तान से। तो यूएस की जो आर्मी है, इन्होंने 2001 में क्या अफगानिस्तान पे इन्वेड किया और तालिबान को सत्ता से हटा दिया।
क्योंकि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि 14 अप्रैल 2021 में ये कम से कम 20 साल यहाँ पे रहते हैं, अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी को बचाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसमें सफल नहीं हो पाते। 14 अप्रैल को नाटो की जो अलायंस होती है, इन्होंने बोला था कि हम 11 सितंबर 2001 तक सारे के सारे ट्रॉप्स को विड्रॉ कर देंगे अफगानिस्तान से, क्योंकि हमने 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दे दी है, अब ये अपना देश खुद संभाल सकते हैं। और 15 अगस्त तक यानी कि इस दिन से पहले ही आप देख रहे हो यहाँ पे तालिबान ने दोबारा से जो उसकी टेरिटरी है इस पे कब्जा कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल था। अभी भी आज के डेट में भी तालिबान पूरा डेड नहीं हुआ है। जब भी यूएस भी था, यूएस होने के जब यूएस आर्मी के साथ भी यूएस आर्मी भी उसे जीत नहीं पाई। तो आप ये समझ सकते हो जो मैंने आपको शुरू में बोला था, यानी कि शुरू में मेरे कहने का मतलब था द ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर्स, तो वो इसलिए था क्योंकि आज तक वहां पे कोई भी जीत नहीं पाया। तो ओसामा बिन लादेन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मार दिया गया था यूएस के द्वारा, सील टीम 6 ने, ठीक है। कब मारा था? यहाँ पे मई 2011 में रात के 1 बजे एबोटाबाद नामक एक जगह है खैबर पख्तूनवा में, एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में। तो यूएस नेवी की सील टीम 6 के द्वारा इसे मार दिया गया था। इस ऑपरेशन का पर्टिकुलर जो नेम था वो था नेपच्यून स्पीयर। और जब अब उसको मार दिया गया था ओसामा बिन लादेन को, तो उसका कोड नेम था जेरोनिमो। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है। ऑपरेशन कोड था नेपच्यून स्पीयर और पर्टिकुलरली ओसामा बिन लादेन का जो कोड था वो था जेरोनिमो। तो यहाँ पे आपने देखा कि पर्टिकुलरली अफगानिस्तान से रिलेटेड हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था। मैंने यहाँ पे काफी चीजों को डिस्कस करा है जो कि आप चाहे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आपको पता है क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं, आपको ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही जो बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा हर बार। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।